सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, जे&के की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को और स्पेशली उमर अब्दुल्ला सर को उन्होंने ट्वीट करा था। मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस पहुंची है। दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। कृपा करके आपके माध्यम से मुझे माफी दिलवाई जाए और इंडियन आर्मी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ 100 बार 1000 बार। कृपा करके इस चीज को बंद किया जाए। दोस्तों, भारत को अगर किसी ने दबाया है तो वो खुद भारतीय हैं, कभी साथ नहीं दिया देश का। ये पंक्तियां किसकी हैं, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज ये नफरत इस तरीके की बढ़ चुकी है कि हमारे इंडियन आर्मी को भी यहां पे नहीं बख्शा जा रहा है। ये आज जो आए हैं ना सो कॉल्ड जेंजीज, ये इस तरीके की इनकी नफरत हो गई है कि अब हमारे प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्श रहे हैं। गलत बोलने से पहले एक बार भी कतरा नहीं रहे हैं। ये आज का ये वीडियो मैं उन यूथ की आंखें खोल देने वाला हूं। तो आज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जितने भी हमारे भारतीय यूथ हैं उन सबके साथ शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में ज्वाइन का बटन आ रहा होगा उसको जरूर दबाना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय के साथ शेयर करना, क्योंकि आज मैं इनका सारा प्रोपेगेंडा रिवील करने वाला हूं। ये जेनजीज जो टर्म बनाया है ना इन्होंने, इसको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दूंगा आज के इस वीडियो में। देखते जाइए आप बस वीडियो में बने रहना। इस लड़की को आपने देख लिया किस तरीके से अभी माफी मांग रही थी। और ये वीडियो जो दोस्तों जुलाई का है, आपको इसकी सच्चाई बता देता हूं। मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। ये वीडियो जुलाई का है। जुलाई में ये जो है चेक पोस्ट पे कुछ नाकाबंदी हुई थी, सिक्योरिटी रीजंस थे, और ये वहां पे चिल्लाने लगती है। इसके हाथ में देखिए किस तरीके से यहां पे मोबाइल है ना, इसके हाथ में मोबाइल है। मतलब ये पूरी प्लानिंग के साथ आई हुई थी यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि इसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसको पता था कि मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी और मैं फेमस हो जाऊंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे इंडिया में लोग मेरी वाहवाही करेंगे कि क्या बोला है हमारी बेटियों ने, है ना। और यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। इसका था कि मेरे को पॉलिटिक्स में मैं आ जाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। लेकिन चीजें जो है उल्टी पड़ गई, क्योंकि ये भारत के लोग हैं, ये नहीं सहेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे इंडियन आर्मी का अपमान, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आज जो है इसे माफी मांगनी पड़ गई। अब दोस्तों, वीडियो जुलाई का है और माफी अगस्त में मांगी जा रही है। ये कुछ मैच नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है ये जानबूझकर ये माफी मांग रही है? माफी जो होती है ना दोस्तों, मोरल वैल्यूज हैं, ये खुद के अंदर से निकलती है। पश्चाताप खुद के अंदर से आता है। कोई बोल के माफी मंगवाए तो वो माफी नहीं मांगनी जाती है। और ये जिस तरीके से बोल रही है, देख के यही लग रहा है कि ये प्रेशर में आके माफी मांग रही है। इसका कोई इरादा वैसा नहीं है। तो आप क्या इसे माफ करेंगे? मैं तो माफ नहीं करूंगा, और भारत का कोई भी देशभक्त इस लड़की को माफ नहीं करेगा। और इस जेनजीज जो टर्म बनाया है ना, इसका आज प्रोपेगेंडा में रिवील करने वाला हूं पूरी तरीके से। ये देखिए, ये जो है ये दिल्ली प्रोटेस्ट में था और इसने भी खूब अथक गालियां दी इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से कि पहलगाम में आपने क्या कर लिया, पहलगाम में आपका तो इंटेलिजेंस फेलियर हो जाता। ये सारी चीजें जो है ये लड़का बोल रहा था। फिर कुछ टाइम बाद जो है इसका वीडियो आता है कि मैं माफी मांगता हूं। सोचो, ऐसे ऐसे लोग जो हैं, और इनको भड़का कौन रहा है, इसके बारे में ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इन जो लड़के ये निकल रहे हैं, जो बाद में जाकर माफी मांग रहे हैं, पहले इनको बोलने के पहले समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूं, और बाद में इनके ऊपर बैकफायर की चीजें हो जाती हैं। और इनके जो बेइज्जती है वो पूरी भारत की बेइज्जती हो रही है ना, सिर्फ इस लड़के की बेइज्जती नहीं हुई है। वर्ल्ड लेवल पे भारत को देखा जाता है एक अच्छे संस्कार के तौर पे कि भारत की संस्कृति सबसे बेस्ट है, कल्चर सबसे आगे है। और ऐसे लोग जब निकलते हैं कि इंडियन आर्मी को, अपने ही सोल्जर्स को गालियां देने के लिए, तो फिर सोचो कि क्या छवि जो है हमारी विश्व पटल पर जाएगी। एक बार सोच के आप देखिए। और बहुत सारी चीजें देखिए। ये लड़की जो है प्रधानमंत्री को बहुत सारी गालियां देती है। कितनी सारी गालियां यहां पे दी, मतलब मैं बोल नहीं सकता वो गालियां आपके सामने। आप देखिए, यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे भारत का यूथ है, मुझे अपने भारत के नौजवानों पर पूरा भरोसा है, वो हमारे लिए काम करेंगे। अरे घंटा काम कर रहे हैं ये। नरेंद्र मोदी जी का जितना भी प्रयास है ना, सब ये मिट्टी में लेकर डूब जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर 2047 में हमें बनाना है विश्व गुरु भारत को, लेकिन ऐसे लोग कभी विश्व गुरु नहीं बना पाएंगे। ये जेंजीज कभी नहीं बना पाएंगे। मेरा तो भरोसा इन पे 1% का भी नहीं है। दोस्तों, आपका क्या भरोसा है इन जेंजीज के ऊपर? एक बार आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, आप कितना भरोसा आप कर रहे हो इन जेंजीज के ऊपर कि ये हमें जो है विश्व गुरु बनाकर देंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ेंगे, और ये चाइना से कंपीट करेंगे, अमेरिका से कंपीट करेंगे। किस लेवल पे कंपीट करेंगे ये? इनको इन्फ्लुएंसर बनने से कुछ जो है फुर्सत मिल जाए तब तो ये कुछ बनाएंगे। इनको क्या है, इनको भाई किसी गरीब की मदद कर दी, बना दिया वीडियो, है ना। कोई काम इनका नहीं है, बस एक इन्फ्लुएंसर रील बनानी है, इनको फेमस होना है हमें दुनिया में।
यही सारी चीजें चल रही हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और यूथ पूरा पागल है। आज ये वीडियो यूथ की आंखों में ये सारे जो धूल झोंक रहे हैं ना, वो आंखें खोल दूंगा मैं, देख लेना आप। देखिए और बहुत सारी चीजें आपको दिखाने के लिए। ये लोग हैं जो भड़काने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं सुनना चाहते हैं। कानों से खून निकलने लगता है इनके कि वंदे मातरम हमें नहीं सुनना जी। कह रहे थे कि 2 स्टैंजास के अलावा हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, तो बाकी के 4 स्टैंजास कौन गाएगा? दादा आके गाएंगे क्या? कौन गाएगा बाकी के 4 स्टैंजास? तो सोचो एक बार कि ये लोग अपने आप को देशभक्त बताते हैं। एक बार सोचो ये देशभक्त हैं। आपने देखा ना वो 15 अगस्त को क्या किया था, वंदे मातरम को बीच में बंद कर दिया था। ऐसे लोग देशभक्त हैं क्या? एक बार आप कमेंट में जरूर बताना मुझे। और ये बंदा जो है फंड कर रहा था, आपको पता है ना, फंड कर रहा था सीजेपी के प्रोटेस्ट में किस तरीके से। ये सारे आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली में। आप जो है ये नीट वाला मामला निकल गया तो ये नया मामला ढूंढ रहा है। अभी इन्हें नया मामला मिल नहीं रहा है, पूरे कंट्री में घूम रहे हैं लेकिन मामला मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो तो नीट का प्रोटेस्ट था ना, इनका तो कुछ था ही नहीं। अब वो मामला खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई, तो आप जो है ये बेरोजगार की तरह घूम रहे हैं। इन सारों को मैंने एक्सपोज किया था, इन सभी लोगों को बहुत सारे वीडियोस में मैंने एक्सपोज किया हुआ है, आप वो वीडियोस जरूर देखना। देखिए और सारी चीजें आपको बताने के लिए, ये देखिए ये बोलते हैं कांग्रेस आज की नई मुस्लिम लीग बन गई है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। ये मुस्लिम लीग का क्या मैटर है? जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने भारत को तोड़ने का काम किया, उस तरीके से आज जो है ये देश तोड़ो लोग क्या करें, भारत को अंदर से तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये 0.5 फ्रंट है, समझिए इन चीजों को। बाहर से हमें खतरा नहीं है जितना अंदर से खतरा है। अंदर के लोग जब जो दीमक बनकर अंदर से निकल रहे हैं ना और तोड़ने का काम कर रहे हैं, समझिए इस बात को। ये आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप है, 2 मुंहे सांप है ये। एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ और बोलते हैं। बाहर कर लेंगे चाइना से डील, बाहर कर लेंगे अमेरिका से डील, समझो फंड ले लेंगे। इन्हीं के लिए एफसीआरए लाया जा रहा था। किस तरीके से विरोध किया था इन्होंने, आप भूले नहीं होंगे वो बात। देखिए एन आई ओपनिंग रियलिटी चेक आपको दे देता हूं। ये जो है ये पहले जो है मुस्लिम था, है ना, अब जो है हिंदू में कन्वर्ट हो गए हैं ये। अब ये हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि मदरसे में किस तरीके से सिखाया जाता था मुस्लिमों को कि हिंदुओं को हेट करना है तुम्हें, हिंदुओं को नफरत फैलाई जा रही थी हिंदुओं के प्रति कि हिंदू जो है काफिर हैं। इस तरीके की बातें जो है मदरसे के अंदर की जाती हैं। अब सोचो वहां से क्या कोई अब्दुल कलाम निकलेगा? क्या कोई निकलेगा अब्दुल कलाम वहां से? वहां से सिर्फ आतंकवादी निकल सकते हैं, अब्दुल कलाम नहीं निकल सकते हैं। जैसे ये चीजें सिखाई जाएंगी कि हिंदू तुम्हारे जो है विरोधी हैं, हिंदू जो है काफिर हैं, ये सारी चीजें अगर उन बच्चों को सिखाएंगी तो उनके मन मस्तिष्क में क्या बातें चलेंगी? क्या वो कभी सपोर्ट कर पाएंगे हिंदुओं को? क्या वो सपोर्ट कर पाएंगे हमारे भारत को? वो बनाएंगे हमारे को विश्वगुरु? आप समझिए इन चीजों को कि ये जो है यूथ के मन में क्या चीजें भरने की कोशिश कर रहे हैं। इनका सारा पर्दाफाश करता हूं। देखिए ये जो है हमें जितनी भी चीजें पढ़ाई गई, सिर्फ मुगल इंपायर पढ़ाया गया। मैंने 7th क्लास के टेक्स्ट बुक में सिर्फ मुगल इंपायर के बारे में और ये मुस्लिम इंपायर के बारे में कुछ और पढ़ा ही नहीं। मैंने अपने टीचर से कहा कि सर मुझे शिवाजी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, तो उसे पता ही नहीं था। सोचो टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है शिवाजी के बारे में। अब ये सारी चीजें जो है हमें पता चलती हैं आज, तो हमें कितना दुख होता है कि ये सारी चीजें हम जो है तब बोल नहीं पा रहे थे, हम बच्चे थे, लेकिन आज जो है वो सारी चीजें पता चल रही हैं और अब जो है देश बदल रहा है। ये जितना भी ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, अरे मुझे क्या मतलब है, औरंगजेब आया तो मुझे क्या मतलब है? ये तो बाहरी लुटेरे हैं, लुटेरों ने आकर यहां पे अपना डेरा बसाया, उनको मैं क्यों पढ़ूंगा? वो मेरे आइडल है क्या? मेरे आइडल शिवाजी है, मेरे आइडल संभाजी महाराज है, ये मेरे आइडल हैं। तो ये मेरे आइडल नहीं है। ये आप इन चीजों को क्रॉस मारिए और इनके बारे में पढ़ना बंद करिए आप, क्योंकि जब तक आप इनके बारे में पढ़ते रहेंगे इसी तरीके से प्रोपेगेंडा फैलते रहेगा और लोगों के मन में ये गंदगी जमी रहेगी कि यहां पे मुस्लिम तो बहुत अच्छे हैं और ये जो है मुगल इंपायर जो आए थे, ये मुगल जो यहां पे लुटेरे बन के आए थे, मोहम्मद घोरी हो गए, गजनी हो गए, ये सारे भारत का यहां पे। दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब ब्रिटिशर्स आए थे ना, तो ये बोलते थे कि यू आर वेरी अनसिविलाइज्ड, बहुत अनसिविलाइज्ड हो तुम लोग, हम आए हैं यहां पे तुम्हें सिविलाइज्ड बनाने के लिए। घंटे का सिविलाइज्ड बना दिया तुम्हें। क्या हमने मंदिर नहीं बनवाए हैं? क्या हमने आर्किटेक्चर नहीं बनवाए हैं? लेकिन आज का जो युवा है वो बात करता है कि यहां पे देखो दिल्ली में कितना जो है ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, ये बात करता है। ये बात नहीं करता है कभी भी कि एंशिएंट टाइम में हमने कितने मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, जाके उठाकर देखो इतिहास। लेकिन कभी भी ये सारी चीजें बाहर नहीं निकल सकती हैं। समझो ये जो है नैरेटिव हमारे दिमाग में बनाया जा रहा है किस तरीके से। आपको और चीजें दिखाता हूं। ये देखिए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स 1947 से 1977 तक कौन रहे? मौलाना आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम चागला, फखरुद्दीन अली अहमद,
है ना। यहां पे नरूल 5 लगातार मुस्लिम जो है एजुकेशन मिनिस्टर बने। अब वो लोग क्या दिखाएंगे आप एक बार सोच लो। इसके आगे मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है भी किसी भी तरीके से। आप खुद समझदार हो कि ये लोग जो है किस तरीके का एजुकेशन देने का काम करेंगे, आप समझते हैं। ये देखिए, और आज की सरकार क्या कर रही है, आज की सरकार कह रही है कि हम भगवत गीता को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। भाई सोचो, ये सारी चीजें अब बदल रही हैं, और ये सरकार को हटाने का प्लान कौन कर रहा है? बाहरी लोग, ये चाइना और ये अमेरिका फंड इसलिए कर रहे हैं, इन्हीं के लिए एफसीआरए लाया जा रहा था भाई, कि इनकी फंडिंग बंद हो। और ये जो है देशभक्तों को जीने नहीं दे रहे थे, अंदर के ही लोग जो है देशभक्तों को जीने नहीं दे रहे थे, मार रहे थे। ये इन्हीं के लिए एफसीआरए लाया गया। ये चीजें जो है आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो है हमारे माइंड में जो है जम चुकी हैं, और हमें समझ में भी नहीं आ रहा कि भाई ये हमें पता था। मैंने आपको बताया ना किस तरीके से जो है मैं बचपन में यहां पे देखता था कि अरे ये तो टेक्स्ट बुक में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, हमारे लोगों के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया कभी। इन लुटेरों के बारे में ज्यादा जो है हमें ज्ञान है, और हमारे राजा के बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें। ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा नैरेटिव सेट किया गया आपके दिमाग में, और आज देखिए किस तरीके से आप भगवत गीता एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्या बढ़िया काम कर रही है यहां पे भारत सरकार। और चीजें आपको दिखाता हूं, देखिए अब थोड़ा मैं इंटरनेशनल जाता हूं। यहां पे ये तो बात मैंने कर दी भारत के अंदर के बैठे दीमक आस्तीन के सांपों की। अब थोड़ी बात कर लेता हूं यहां पे इंटरनेशनल डोनाल्ड ट्रंप की। इसको आपको बता दो, ये जेनजी जो नैरेटिव है ना, ये सेट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सेट किया यहां पे अमेरिका ने। ऐसा कोई टर्म ही नहीं था, 1997 के बाद के लोगों को जेनजीज कहा जाता है, ऐसा कोई टर्म ही नहीं था, लेकिन बना दिया कि भाई जेनजीज बहुत बड़ी लोग हैं। और क्यों बनाया? बस अपना वोट बैंक के लिए बना दिया भाई, कि ये बहुत बड़े लोग हैं और ये जो है कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जेनजीज ये समझते हैं कि हमारा तो पूरा, हम तो दुनिया को बदल के रख देंगे, हम तो रिवॉल्यूशन ला देंगे। जेनजीज को एक रियलिटी चेक देना चाहता हूं। जब जाओगे ना नौकरी करने, कॉर्पोरेट में जाओगे जब, तो वहां पे जब बॉस के सामने बोलोगे सर आज की सैलरी नहीं आई, उसके बाद जब बॉस बोलेगा ना कि अभी नहीं आएगी, चल निकलो यहां से, और आएगी 20 दिन बाद, तब चीजें पता चलेंगी कि क्या रियलिटी चेक होता है। अभी तो है 21 साल की उम्र में पॉकेट मनी लेकर मम्मी जी से तुम निकल जाते हो कि भाई हम जो है जेनजीज हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, रिवॉल्यूशनरी बनेंगे, हम जो है इन्फ्लुएंसर बनेंगे। लेकिन तब चीजें रियलिटी चेक मिलेगी 30 की उम्र में, ध्यान रख लेना। देखिए किस तरीके से यहां पे चीजों को नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। आपको देखिए ये मैप को आप ध्यान से देखिए, ये है श्रीलंका, ये है बांग्लादेश, ये है नेपाल। यहां पे जितनी भी इंसर्जेंसी क्रिएट की, किसने की? किसने की? और ये कहां है? भारत के बॉर्डर के पास है। सोचो आप इस बात को, ये क्या ये यहां पे क्रिएट करा सकते हैं? यहां पे क्रिएट करा सकते हैं प्रोटेस्ट, यहां पे सत्ता पलट सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं, तो क्या भारत के अंदर नहीं कर सकते क्या? और क्या कोशिश नहीं चल रही है? बिल्कुल चल रही है कोशिश, लेकिन यहां पे हमारी देशभक्त सरकार, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी तरीके से काम पर लगी हुई है कि किस तरीके से इनको नाकाम किया जाए। और इन्हीं के लिए मैंने बताया एफसीआरए लाया जा रहा है ना, लाया जाएगा, बिल्कुल लाया जाएगा। आप ये मत समझना कि हम रुक गए हैं, हम रुके नहीं है, ये मुहिम जारी रहेगी, आप समझ लेना ये बात। और यहां पे भी भारत के अंदर भी ये क्रिएट कराने की कोशिश की गई दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर। आप जानते हैं आज तिब्बत के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। कौन बंदा गया था वहां पे? बता दो। तिब्बत हमारा पड़ोसी है ना, अरे हमें भी तो चाहिए यहाँ पे जो है चाइना के साथ हमारा ये लग रहा है बॉर्डर, हमारे लिए भी तो अच्छा है कि तिब्बत एक अलग कंट्री बन जाए, चाइना का यहाँ पे हट जाए मामला। हमें नहीं चाहिए क्या? हमारे भी नेशनल सिक्योरिटी का जो है फायदा है ना यहाँ पे। कौन सा यूथ गया है वहां पे जंतर मंतर पे? मुझे एक बंदा दिखा दो, कितने लोग गए हैं और कितने आपको न्यूज आ रहे हैं उसके बारे में? कौन लोग आपको बता रहे हैं? कोई नहीं बता रहा है, नहीं बताएंगे ना, क्योंकि वो फायदा नहीं है ऑपोजिशन को वहां पे। भारत नहीं टूटेगा ना उससे। समझो इस चीजों को कि बहुत सारे प्रोटेस्ट चलते हैं लेकिन सब आपको नहीं दिखाया जाता है। इसके ऊपर इतनी फंडिंग हुई दोस्तों, इतनी फंडिंग हुई दिल्ली प्रोटेस्ट में, जिससे पूरे देश में ये चीजें फैल गई। झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में क्यों इतनी बात नहीं हुई? अरे फंडिंग नहीं मिली यार। समझो इन चीजों को कि जहां जो है नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है, वहां चीजें जो इंटरनेशनल माना जाता है कि जो चीज और बड़ी हो सकती है, जो सरकार के खिलाफ हो सकती है, उन पे ज्यादा बात करोगे, उन पे ज्यादा नैरेटिव सेट करोगे तो फायदा मिलेगा भाई। ये देखो, इनके बारे में जानते हो क्या? कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में जानते हो आप? कौन सा यूथ जानता है कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में? कारगिल युद्ध के हीरो हैं ये, लेकिन इनके बारे में कोई नहीं जानता। ये जानते हैं सिर्फ शाहरुख खान के बारे में, ये जानते हैं सिर्फ सलमान खान के बारे में, क्योंकि यही इनके रियल लाइफ हीरो है, ये नहीं है। दोस्तों पाकिस्तानियों ने इनकी आंखें निकाल ली थी, रिप्स वेर ब्रोकन। आप समझिए इन चीजों को। और इनको ये लड़की जो है गालियां जो है, ये जितने भी जेनजीज हैं ये गालियां दे रहे हैं इंडियन आर्मी को। आप समझिए ये सैलरी के लिए काम करते हैं क्या? ये तुम्हारे टैक्स पे पल रहे हैं? ये इंडियन आर्मी के लोग, हमारे जवान जो है तुम्हारे टैक्स पे पल रहे हैं क्या? वो टैक्स नहीं देते हैं?
ये चीजें जो है कौन डाल रहा है जेनजीस के दिमाग में? यही लोग डाल रहे हैं कि यहां पे तुम देश विरोधी बातें बोलो और देश को तोड़ दो पूरी तरीके से अंदर से। लेकिन ये कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा, कोई भी देशभक्त नहीं होने देगा ये काम। इनके जितने भी जो करतूते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाएंगी। इनके बारे में जानते हैं आप? जसवंत सिंह रावत नाम है इनका, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 300 चीनी सिपाहियों को मार गिराया अकेले। इंडो चाइना वार जब हुआ था ना 1962 में, तो अरुणाचल में घुस गए थे सैनिक, चीनी घुस गए थे और वहां पे अकेले एक बंकर पे पूरी तरीके से अलग अलग पोजीशंस को चेंज कर करके 300 चीनी को मारा था। और वो हाथ ना आ जाए इसके लिए अपने आप को गोली मार ली थी कि मैं इनके हाथों नहीं मरने वाला हूं। क्या ये किसी टैक्स की सैलरी पे काम कर रहे थे? क्या सैलरी के लिए काम कर रहे थे क्या ये? लेकिन ये चीजें दिमाग में भरी जा रही हैं, जेनजीज में भरी जा रही हैं ये सारी चीजें कि ये देश को तोड़ दे पूरी तरीके से। आप चीजों को समझ रहे होंगे बेहतर ढंग से। ये 26/11 में अजमल कसाब के बारे में हर एक बच्चा जान रहा होगा, हर एक यूथ जान रहा होगा। क्या संदीप उन्नीकृष्णन के बारे में जानता था क्या? कोई जानता था क्या? कोई जिसने जो है, आप एक बार नाम बताना उनका जिसने अजमल कसाब को पकड़ा था। आप क्या नाम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में? क्या वो यूथ बता सकता है वो नाम? लेकिन अजमल कसाब को जरूर जानेंगे, जिसको ज्यादा प्रमोट किया गया उसका नाम जो है आप जरूर जानेंगे। आतंकवादी का नाम जो है ये लोग जानेंगे, लेकिन हमारे हीरोज का नाम नहीं जानेंगे ये लोग। सोचो इस तरीके से ये सारी चीजें हमारे दिमाग में भरी गई हैं। यहां पे ये उरी अटैक के हीरोज हैं हमारे। पहलगाम में जो अटैक हुआ, यहां पे पुलवामा में जो अटैक हुआ, क्या ये सैलरी के लिए काम कर रहे थे क्या? और ये लोग आज जो है इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारी आर्मी के। हमारी आर्मी के अंदर कोई भी यहां पे गिला शिकवा नहीं है। आप किसी भी अभी अगर आर्मी ऑफिशियल से आप पूछोगे कि क्या आप उस लड़की के प्रति आपके अंदर कोई भी भावना है क्या, वो बोलेंगे नहीं, कोई भावना नहीं है। हम जो समझते हैं इन चीजों को कि देशवासियों के मन में कभी कभी चीजें आ जाती हैं, वो कभी नहीं सोचते ऐसा। लेकिन हमारे देश के ये देश विरोधी लोग ये जरूर ऐसा सोचेंगे कि हम जो है किस तरीके से इंडियन आर्मी की बेइज्जती कर दें। ये मांग रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, ये मांग रहे थे प्रूफ दो हमें कि इतने जो है हमने मार गिराए हैं। सोचो इस तरीके की मेंटेलिटी है भारत के अंदर कि प्रूफ मांग रहे हैं हमारी इंडियन आर्मी से। समझिए इन चीजों को कि ये कितने अंदर तक ये लोग घुस चुके हैं भारत को तोड़ने के लिए। ये जो है आपको मैंने बताया कि ये सारे जो हैं ये हमारे यूथ के हीरो बन चुके हैं। आज इसको बदलना होगा हमें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक यूथ तक पहुंचाइए ताकि सब लोग इससे जागरूक हो सके और सब समझ पाए कि किस तरीके से हमारे दिमाग में ये देश तोड़ो की नीति पनप रही है अंदर। दोस्तों मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।